Hello friends, how are you? Welcome to इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन सार को या पॉइंटर कह सकते हैं जिसे, ठीक है, जिसे पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन या फास्ट रिवीजन के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे। ये यूपीपीसीएस 2020 और आगे यूपीपीसीएस प्री 2020 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में देखते हुए वीडियो बनाया है। आप इसे देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। फटाफट श्रृंखला देखते हैं। इस श्रृंखला में हम लोगों ने इकोलॉजी कंप्लीट किया, फिर हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट किया, फिर बॉटनी और फिर हम लोगों ने मेडिवल और एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट किया। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैंने सुविधा की दृष्टि से पार्ट में तोड़ा है। ये हमने लगभग 6 या 7 पार्ट में तोड़ा है, या 8 पार्ट में हो सकता है कंप्लीट। देखते हैं कितने पार्ट में कंप्लीट होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री और पहले पार्ट से। तो देखते हैं पीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में जो एक काउंटडाउन की श्रृंखला है। अब बहुत दिन समय नहीं है, आप फटाफट क्विक रिवीजन के संदर्भ में इसे रिवाइज कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये घटना चक्र की श्रृंखला है। पॉइंटर पूर्वावलोकन सार के संदर्भ में आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री है, और पार्ट 1 में हम लोग शुरुआत करेंगे जीएस के संदर्भ में। अगर देखें आधुनिक भारत के इतिहास में, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो देखेंगे। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 में। तो उस समय जो कालीकट का राजा था, राजा जमोरिन था, और वास्को डी गामा इसका अब्दुल हमीद जो एक अरबी यात्री था उसका पीछा करते करते भारत की खोज के संदर्भ में भारत पहुंचा था। ठीक, और हम जो आगे चर्चा करें, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय देखेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। पुर्तगाली जो आए थे, आप देखेंगे सबसे पहले भारत में आने वाले तो पुर्तगाली ही थे। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय देखोगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, और वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत राजा जमोरिन ने किया हुआ था। और वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाल से संबंधित थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से थे, और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से थे, और तस्मान थे हालैंड से। ठीक है, तस्मान हालैंड से थे। ये लोग अलग अलग देशों की खोज की थी, ऐसे कह सकते हैं। वास्को डी गामा कौन थे? पुर्तगाली जो भारत आए हुए थे। आगे बात करें तो देखेंगे भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक, तो पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक कोई था तो अल्बुकर्क था। और पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अगर देखेंगे भारत में तो कोचीन में शुरू किया था या बनाया था। और मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में मुख्यतः या प्रमुखतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे, तो पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए थे, तो आप देखेंगे पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। और आगे देखें, बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो पुर्तगालियों ने जो बंगाल में स्थापित फैक्ट्री की थी वो हुगली में स्थापित की थी। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। ठीक, अगर पुर्तगालियों ने सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया था। पांडिचेरी पर सबसे पहले कोई शक्ति यूरोपीय शक्ति थी तो पांडिचेरी ने कब्जा किया था, पांडिचेरियों ने कब्जा किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक है तो जाब चारनाक जो है कलकत्ता के संस्थापक थे। और भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में अगर सही कथन की बात करेंगे, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। आप देखेंगे दक्षिण में अगर अंग्रेजों का कहेंगे तो मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में आप देखेंगे अंग्रेजों ने तो 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले
के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था और भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे तो डच थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम एक जो संयुक्त पूंजी कंपनी स्टार्ट की थी तो संयुक्त पूंजी जिसे कहते हैं आरंभ करने वाले लोग डचों ने ये काम पहले शुरू किया था भारत के साथ व्यापार करने के संदर्भ में। आगे हम चर्चा करें, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ठीक है, ये कथन सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने आधुनिक कोच्चि में जो क्या दिया, आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हम आगे बात करें, अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना था, उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में क्या था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था और जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे वो उनकी सेवा में लग जाता था या लग सकता था, ऐसी भावना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज के संदर्भ में। आगे हम बात करें तो ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था तो लीवेंट कंपनी थी जो, ठीक है, ब्रिटिश कंपनियों में से जो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पर जिस कंपनी को प्राप्त हुआ था ब्रिटिश कंपनी को, वो लीवेंट कंपनी थी। आगे हम बात करें, अगर देखेंगे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है, भारत का बादशाह अकबर था। देखेंगे कि अकबर उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था लंदन में, उस समय भारत में बादशाह या मुगल शासक अकबर थे। आगे हम बात करें, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था तो वह मुगल सम्राट था जहांगीर, जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया तो जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया था। और भारत में 16 से 13 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो 16 से 13 में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने देखोगे तो भारत में सूरत में स्थापित की थी। और दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो देखेंगे आपने मछलीपट्टनम में की थी और पूर्वी भारत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उड़ीसा में स्थापित की थी, कारखाना लगाया था। और इस तरीके से हम देखेंगे कि वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वालल्ली, ठीक है, के स्थान पर हराया था तो थॉमस वेस्ट ने हराया था। अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के युद्ध में हराया था, स्वालल्ली थॉमस वेस्ट था अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को हरा दिया था। और यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था तो अंग्रेजों ने किया था। कब? सूरत में 16 से 13 ईस्वी में स्थापित किया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से, ये पुर्तगालियों से बम्बई लिया था, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। और फिर आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था, सर जॉन चाइल्ड थे, जो इनकी नीतियों के कारण औरंगजेब ने इन्हें भारत से निष्कासित कर दिया था। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण की बात का तत्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। अब कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो किसके, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जिसका अंत हुआ था वो यक्स-ला-चैपल एक ट्रीटी या संधि हुई थी। इसके तहत पहला कर्नाटक युद्ध का अंत या संधि के साथ पहला कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ। अगर द्वितीय कर्नाटक की बात करें हम तो अनिर्णायक था, ना कोई हारा ना कोई जीता। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि के तहत इसका अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ब्रिटिश की हार इसमें हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे कि प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से
भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई, तो ये डुप्ले था। और आगे बात करें अगर हम देखेंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें, ठीक, लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। और हम बात करें अगर देखें तो हाँ, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है किसे माना जाता है, कालवर्ड को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कालवर्ड को माना जाता है। और बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना जो था, बंगाल में जो डचों ने स्थापित कारखाना स्थापित किया था वो चिंसुरा में स्थापित किया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम देखेंगे तो PD, ठीक है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन देखेंगे तो PDA, ठीक है, और AD है, फिर F है, ऐसे करके है, क्योंकि नहीं सॉरी, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो ऐसे से करके देखेंगे, ठीक है। आगे बात करें अगर तो पांडिचेरी, फ्रांस जो और गोवा पुर्तगालियों के अड्डा था। ट्रावनकोर डेनिश या डेन के हाथों में था, और जिसे कहते हैं मद्रास या जिसे उस समय कहा जाता था वो डच के हाथों में था। तो पांडिचेरी, फ्रांस, गोवा पुर्तगाली, और गोवा सबसे अंत तक सबसे बाद में गोवा से पुर्तगाली ही गए, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, याद रखिएगा। और ट्रावनकोर डेनिश, डेन, और मद्रास डच के संदर्भ में है। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे पहले अंत में, ठीक है, आए, तो सबसे अंत में आप देखोगे तो फ्रांसीसी आए थे, ठीक है, व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए तो फ्रांसीसी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच अगर देखा जाए तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान थे। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी के युद्ध में क्या किया, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। वह जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया तो प्लासी का युद्ध था। और सिराजुद्दौला के संदर्भ में देखें अगर हम तो बात करेंगे कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या हुआ था, परास्त हो गया प्लासी के युद्ध में। और यहाँ से आप देखेंगे कि भारत की जो राजनीतिक संरचना में देखेंगे आप चेंजेस आने लगे, और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से वह है जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला गया है, तो लॉर्ड क्लाइव को ही बोला गया है, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव को क्या बोला गया था, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। और इसके संदर्भ में एक बात बताएं कि प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी, तो कौन थे, कासिम साहब, मीर कासिम थे। और सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया तो बक्सर का युद्ध था। जिस सबसे पहले निर्णायक युद्ध की बात थी जिसने अंग्रेजों के क्या किया, भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया, तो बक्सर का युद्ध था, ठीक। बक्सर के युद्ध से जो है भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व पूर्णतः ही स्थापित हो गया था। आगे बात करें, और बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। और देखेंगे हम लोग कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर थे, तो मुर्शिद आप देखेंगे सिराजुद्दौला, फिर कासिम, फिर मीर जाफर। और इस तरीके से बीच में अंग्रेजों ने कई बार बंगाल के नवाबों को बदला। आप देखेंगे कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो बक्सर के युद्ध को।
भारत इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर के युद्ध का मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी, तो शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी। और 1765 की बात करें तो देखेंगे 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुई थी। आगे बात करें वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा से दीवानी, तो शाह आलम ये द्वितीय हैं, याद रखिएगा। लॉर्ड दीवानी अधिकार प्राप्त दिए गए तो लॉर्ड क्लाइव को दिए गए थे, शाह आलम द्वितीय ने दिए थे। और शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। हम आगे बात करें अगर इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या हुआ, इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद संधि होती है। उस इलाहाबाद संधि में आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उपदीवान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया, जिसे मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। मोहम्मद रजा खान ने बक्सर के युद्ध में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की क्या की थी, मदद की होगी या की है। आगे बात करें 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस परवर्ती जनजाति के संपर्क में आए वह खासी थे। 1765 में दीवानी प्राप्त हो जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस परवर्ती जनजाति, परवर्ती मतलब हिल एरिया की जी थी, जो ट्राइबल्स थे, उनके संपर्क में आए तो वो खासी थे। हम आगे अगर चर्चा करें तो देखेंगे 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम तो अंबर युद्ध, प्लासी और बंडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध है। ठीक है, बंडीवास का युद्ध देखोगे तो 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था इस युद्ध में। ठीक है, बंडीवास के युद्ध से ही आप देखेंगे जो है फ्रेंच शक्ति भारत में कमजोर पड़ गई थी। 18वें जो बात है ये 18वें शतक या 18वीं शताब्दी की बात है। इसमें सही क्रम है युद्ध का अंबर युद्ध, अंबर के बाद प्लासी का युद्ध होता है और फिर बंडीवास का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है। तो आप इसे सीरियल लगा सकते हैं, ए पी वी और बी। ठीक है, ए पी वी बी, ठीक है, वी वी याद रखिएगा इसे। आगे बात करें अगर तो देखेंगे सही सुमेलित युद्ध के संदर्भ में तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम विरुद्ध थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और बंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1760 में था। चिलियावाला के युद्ध में डलहौजी के विरुद्ध सिख थे। और खुर्दा का युद्ध देखेंगे, खुर्दा का एक युद्ध हुआ था तो निजाम मराठे विरुद्ध में थे, निजाम के विरुद्ध जो है मराठे थे खुर्दा के युद्ध में। आगे बात करें अगर देखेंगे भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था तो मराठों द्वारा किया गया। और अब आगे बात करें अगर तो क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के संदर्भ में तो रणजीत सिंह का राज्य सम्मिलित था श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर उसमें सम्मिलित था। रणजीत सिंह पंजाब का भी राज्य था जिसमें श्रीनगर भी आता था, लाहौर का भी एरिया आता था। रणजीत सिंह संबंधित थे सर जो है सुकरचकिया मिसल से थे। आगे बात करें महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी देखेंगे तो लाहौर थी। और महाराजा रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाहसुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने जो हीरा प्राप्त किया था वो शाहसुजा से प्राप्त किया था। आगे बात करें और जो कोहिनूर हीरा था वो आंध्र प्रदेश की जो है खानों से निकला था। और ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। आगे बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी थे तो खड़क सिंह थे। और सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी रूस नहीं गए। ठीक है, वो कभी रूस नहीं गए में से सही कथन है तो आप देखेंगे 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था और उनकी समाधि भी पेरिस में ही बनी हुई है।
आगे हम बात करेंगे अगर, तो पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए तीन परिषद के सदस्य थे। ठीक है, तीन की परिषद नाम था इनका, कि जो पंजाब पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने एक तीन की परिषद एक बनाई। उसके सदस्य सर हेनरी लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेन या मानसेल है, आप याद रखिएगा। एक दो लॉरेंस हैं, याद रखिएगा, एक जॉन लॉरेंस है, एक हेनरी लॉरेंस है, अलग अलग हैं दोनों। तो तीन की परिषद के सदस्य थे जॉन हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल थे। आगे बात करें अगर हम, तो देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच जो लड़ा विजयी हुआ था, तो हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। और देखेंगे अगर, तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को क्या पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था, वो सर आयरकूट थे। पोर्टोनोवो के युद्ध में हैदर अली को, पोर्टोनोवो के युद्ध में जो है सर आयरकूट ने जो है हैदर अली को हराया था। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। और आगे बात करें भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो वो टीपू सुल्तान हैं। और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो फूलीपुर में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया? 1780 में फूलीपुर में हराया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की टीपू सुल्तान के साथ, और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए, तो 1799 ईस्वी में। और ईसा में आगे बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली इसमें विजित हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निर्णायक रहा था। और तृतीय आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुए और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में देखेंगे टीपू फिर से पराजित हुए, ठीक है, और युद्ध में दिवंगत या मारे गए थे। आगे बात करें अगर, तो बेगम समरू थी जो अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सदना, ये मेरठ में स्थान है, याद रखिएगा। मेरठ के संदर्भ में पूछा गया था क्वेश्चन कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध, ये बात है कि 1857 में जब प्लासी का युद्ध होता है, उस समय क्या होता, बहुत सारे जो सैनिक थे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। उसी समय जो बेगम समरू थी, इन्होंने क्या किया, ये चर्च का निर्माण कराया। बेगम समरू जो भी थी, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, तो इन्होंने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, तो सरदना मेरठ में था। और आगे बात करें, का सही कथन है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए क्या किया था, आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ठीक है, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने, देखेंगे मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी परिषद में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था। सही कथन की बात अगर हम करें, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। आप सही कथन के संदर्भ में देख सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए, ठीक है, प्लासी के युद्ध में हुआ था, सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने क्या किया था, अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। और आगे बात करें, गवर्नर जनरल और वायसराय के संदर्भ में, ठीक है, तो कथन है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई। अगर जन प्रशासन की बात हो, तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वारा मजबूती से रखी गई बात, ठीक है। और नींव जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ठीक है, ऊपरी संरचना जिसकी थी नींव रखी वारेन हेस्टिंग्स ने। जन प्रशासन की अगर बात करें, तो इसकी नींव की बात होगी तो वारेन हेस्टिंग्स हैं। और आगे बात करें, ऊपरी संरचना की बात करेंगे, तो देखेंगे हम लोग, उसको हम लोग मिटा देते हैं जिससे आप लोग पढ़ने की सामग्री है, ठीक है। तो आप देखेंगे नींव की बात तो वारेन हेस्टिंग्स हैं, और ऊपरी संरचना की बात है कॉर्नवालिस की बात होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार के लिए करने का श्रेय क्लाइव को था, ठीक है। कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय जो था क्लाइव को जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव है। लॉर्ड डलहौजी ने
ड्यूत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़ दिए थे। लॉर्ड डलहौजी ने ड्यूत के सिद्धांत मतलब हड़प नीति थी जो, तो ड्यूत के सिद्धांत को आधार ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के संदर्भ में बंगाल का गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स थे। जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स थे। और बात करें अगर सुरक्षा प्रकोष्ठ का सिद्धांत बारेन हेस्टिंग्स का ही था। सुरक्षा प्रकोष्ठ बारेन हेस्टिंग्स है। और बंगाल कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना होती है तब लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स वहां के गवर्नर जनरल थे। आगे बात करें तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था तो बारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और ये लाया कौन था द्वैध शासन प्रणाली, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाई गई थी। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था तो ये बारेन हेस्टिंग्स ही थे। और भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की बात है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिन्होंने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। आगे हम बात करें बंगाल वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रासंविदा सिविल सेवा कोवेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो ये कॉर्नवालिस थे। और कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है आप देखेंगे तो गाजीपुर में है। कॉर्नवालिस को एक अफगान कैदी था, उसने क्या किया था, छुरा मार दिया था इनके। और आप देखेंगे नहीं ये कॉर्नवालिस को नहीं मारा था, दूसरे मारा था इनको, तो किसी और कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। जो बसीन की संधि होती है वो 1802 में हुई, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। आगे हम बात करें लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बात होगी तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड बेलेजरी के काल में। आप देखेंगे कि सहायक संधि को क्रियान्वित करने वाला लॉर्ड बेलेजरी के काल में जो है सहायक संधि को क्रियान्वित किया तो लॉर्ड बेलेजरी के काल में क्रियान्वित किया गया। और की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था तो हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने क्या की थी सहायक संधि को लॉर्ड बेलेजरी द्वारा क्रियान्वित किया गया। तो ये लॉर्ड बेलेजरी काल में सहायक संधि क्रियान्वित हुई थी और इसे लाए। और आगे बात करें तो हैदराबाद ने पहले ही सहायक संधि स्वीकार की, प्रथम भारतीय देशी शासक थे या राजा थे। इससे बात करें हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया में से लॉर्ड बेलेजरी के सहायक संधि करने वालों का सही क्रम है तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक है, आप देखेंगे सहायक संधि में तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ठीक है, ऐसे करके है पूरा देख लेगा। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। हम आगे बात करें तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था तो अवध का नवाब था। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार किया। और इससे पहले क्वेश्चन पूछा कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी शासक, तो प्रथम देशी शासक देखेंगे तो देशी शासक के संदर्भ में देखेंगे हैदराबाद के निजाम थे। अब आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर पहले शासक की बात होगी तो अवध के नवाब थे। और यदि नोट है, यदि प्रश्न में जो है बेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो हैदराबाद थे। आप प्रश्न में बेलेजरी की सहायक संधि पूछी जाएगी तो आप देखेंगे तो हैदराबाद को मानने पड़ेगा। और इसके बाद देखेंगे कि जो सहायक संधि को क्रियान्वित बेलेजरी ने किया था और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले देशी राजा हैदराबाद थे। सहायक संधि आप हैदराबाद के निजाम थे जो बेलेजरी की सहायक संधि थी। और आगे बात करें तो बेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने का नोट इसीलिए दिया गया है कि यदि भारत में बेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा।
और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक अवध थे। और हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य और जोधपुर के राजपूत राज्य में से मैसूर के शासकों में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकरों ने क्या किया था? इंदौर के होलकर ने क्या किया था? ये सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी और भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन ने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात आप देखेंगे तो सूत्रपात लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या था? आगे बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों पर सहायक संधि स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों पर सहायक संधि, अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना। और उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ही थे। और आंग्ल नेपाल युद्ध देखेंगे तो किसके शासनकाल में हुआ? तो आप देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। हष्ट पुष्ट लोग जो हैं नेपाल गए थे और पहाड़ी लोग वैसे भी हष्ट पुष्ट होते हैं, तो उस तरीके से याद रखिए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं कहाँ गए थे? नेपाल। जो आंग्ल नेपाल युद्ध है इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है शासनकाल में हुआ था। आगे हम बात करें अगर तो देखें वो हेक्टर मुनरो, तो बक्सर की युद्ध में, ठीक है, हेक्टर मुनरो थे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बक्सर का युद्ध था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के संदर्भ में थे। बेलेजली चतुर्थ आंग्ल जो है, आप इसे 4 जले भी याद रखिएगा। ठीक, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आप लॉर्ड बेलेजली हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस देखेंगे तो तृतीय आंग्ल मैसूर हैं। कॉर्नवालिस तीसरे में थे और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंधित नहीं है तो बारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स से नहीं है, सॉरी। और सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे, तो सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर 1820 से 1827 तक ईस्वी तक रहे थे। और तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो मैसूर राज्य को किसने लिया था कुशासन के आधार पर? कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे, तो 3 बाला याद रखना, तो 3 आंग्ल मैसूर, तो तृतीय आंग्ल मैसूर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे तो ठगों को दमन करने से संबंध कैप्टन स्लीमन थे। और सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिंक ने ही लगाई थी। ठीक है, तो मैसूर को कुशासन के आधार पर हड़पा था विलियम बेंटिंक ने ही। सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिंक ने लगाई और विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का समाप्त किया था 1829 में। आप देखेंगे सती प्रथा समाप्त हो गई थी। और आगे बात करें तो बंगाल के दासों के निर्यात को रोका दिया गया था। तो 1789 ईस्वी में देखेंगे कि बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 ईस्वी में। अगर हम आगे बात करें तो देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय जो है कुशासन के कारण इसको लिए, लेकिन वो वहाँ विलियम बेंटिंक थे। और इधर आप देखेंगे यहाँ विलियम बेंटिंक ने किया था और यहाँ अवध को कुशासन के कारण डलहौजी ने हड़पा था। और ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय देखेंगे तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय की बात है, तो 1856 में विलय हुआ था। और 1849 में देखेंगे तो 1849 में पंजाब का हुआ था। 1849 में पंजाब का विलय हुआ है। 1848 में सतारा का विलय हुआ है। 1856 में आप देखेंगे तो अवध का विलय हुआ है। 1855 में देखेंगे तो करौली का विजय हुआ है। आप इसे 48 से शुरुआत कीजिए। पहले सतारा का होता है, सतारा के बाद पंजाब का होता है, तो 48 में सतारा हुआ और फिर 49 में पंजाब का हुआ, फिर 55 में करौली का हुआ और 56 में अवध का हुआ। ठीक, तो ऐसे देखेंगे। और वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किया था तो डलहौजी है। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की है वह डलहौजी ही था। आगे हम बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों में से विलय का सही क्रम देखेंगे तो सतारा, संबलपुर और झांसी है।
ठीक है, इनके क्रम की बात होगी तो सबसे पहले सतारा का हुआ था, फिर संबलपुर का हुआ, फिर झांसी का हुआ है। आगे हम बात करें अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी, तो अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध विजय, एलन बरो जो भी सिंध विजय करने गया था या अफगान नीति में गए थे, आप देखेंगे कि वो जल गए थे। आप देखेंगे तो सिंध विजय आप जाएंगे तो अफगान की तरफ जाएंगे तो एलन बरो के समय हुई थी, संपन्न हुई थी विजय, तो एलन बरो के समय संपन्न हुई थी तो सिंध विजय। एलन बरो के समय सिंध पर विजय ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। उसमें अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट देखेंगे तो जेम्स आउट्रम था, ठीक है, जेम्स आउट्रम थे अवध के रेजिडेंट थे। अवध का जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय तो जेम्स आउट्रम ही थे, और जेम्स आउट्रम आप देखेंगे कि 1857 में आप देखेंगे ये मारे भी गए थे। और भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस पर ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह थे लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी थे। और भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण आप देखेंगे तो बम्बई से थाने के बीच हुआ था, बम्बई से थाने के बीच, और प्रथम रेल लाइन शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में और ईसा में। और वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की तो वह कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, और भारतीय ब्रिटिश रेलवे ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो आप देखेंगे ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान क्या हुआ, स्वरूप देने वाले थे तो लॉर्ड डलहौजी थे वो। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 और 55 के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया तो आप देखेंगे विधवा पुनर्विवाह क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और आगे बात करें अगर तो देखेंगे 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था तो लॉर्ड कैनिंग के। और आगे बात करें भारत का प्रथम वायसराय बात करेंगे। इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल चल रहे थे, अब वायसराय हो गए थे 1857 के बाद जब कैनिंग बने तो वायसराय के रूप में, ठीक है। तो कैनिंग आए तो कैनिंग देखेंगे तो प्रथम वायसराय कैनिंग ही थे और अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी के गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। तो 1858 ईस्वी के साम्राज्ञी की घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया तो 1858 ईस्वी में। और वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया तो लॉर्ड एलन बरो थे। आगे हम बात करें अगर तो लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में है या जनक माने जाते हैं। लॉर्ड बेलेजरी सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प सिद्धांत, और लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर नहीं, जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा वो कॉर्नवालिस के समय हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उसके समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय आप देखेंगे 1829 में तो 17वां रेगुलेशन है ये, ठीक है। विलियम बेंटिंग के समय जो 1829 में आया था वो 17वां रेगुलेशन था। स्थायी बंधु का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। पेशवाई, ठीक है, को समाप्त किया गया था 1818 में। आगे हम बात करें सर जॉन शोर निष्क्रियता सिद्धांत के संदर्भ में जाने जाते हैं। निष्क्रियता लॉर्ड एलन बरो सिंध विजय के संदर्भ में है, और लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किया था, और लॉर्ड बेलेजरी आप देखेंगे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में इन्होंने लड़ा था। और लॉर्ड डलहौजी के संबंध में देखेंगे तो आप देखेंगे अवध का विलीनीकरण या अवध को मिलाया था। और लॉर्ड डफरिन के संदर्भ में देखेंगे तो लॉर्ड डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस समय हुई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात होगी तो चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना तो
इनके समय होता है विलियम बेंटिंक के समय। लॉर्ड लिटन ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लिटन लोग द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, तो वो लॉर्ड लिटन मतलब लिटन चाय पीते हुए गए थे कहाँ, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, मतलब जो अफगान युद्ध था दूसरा, वो चाय पीते हुए लड़ा गया था। तो लॉर्ड लिटन चाय पिए थे, तो लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था। कब, हम आगे बात करें, वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था, तो जॉन लॉरेंस था। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था, जॉन लॉरेंस था। भारत में अंग्रेजों के समय, भारत में देखेंगे आप तो देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय क्या हुई थी, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के साथ कार्यकाल में हुई थी। और वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण कर रहे थे, तो अपराधी द्वारा, यही अफगान शासक जो था अपराधी था एक, उसने इनको मार दिया था, तो लॉर्ड मेयो थे ये। और भारत में अंग्रेजों के समय क्या था, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और लॉर्ड मेयो को जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे हम बात करें तो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति बोलते हैं का अनुसरण करने वाला गवर्नर थे। तो अग्र फॉरवर्ड जोश भरी नीति थी वो लिटन ने जारी की थी। और भारत का वायसराय सबसे पहले दीर्घ काल तक रहा था, तो लॉर्ड लिनथिको, ठीक है, भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, तो लॉर्ड लिनथिको, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल था इनका। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में भारत का वायसराय या भारत का वह वायसराय जिसने भारत में सबसे अधिक समय तक क्या किया, समय तक रहा, तो लॉर्ड लिनथिको के संदर्भ में सही कथन होगा। दूसरा लॉर्ड कर्जन की बात होगी जो द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे हैं। आगे बात करें, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, तो 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड लिपन द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में, ठीक है, सशक्त की गई, तो लॉर्ड लिपन द्वारा की गई। हम आगे बात करें, एडवर्ड बिल विवाद संबंधित था, यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अज्ञताओं को हटाने से संबंधित था, जिससे एडवर्ड बिल विवाद आया, विवाद खड़ा हो गया था इस पे। और क्योंकि इससे पहले क्या था कि यूरोप के लोगों से संबंधित जो सुनवाई करेगा वो यूरोपीय जज ही करेगा, ना कि भारतीय। लेकिन जब एडवर्ड बिल लाया गया तो इसमें बताया गया कि यूरोपीय लोगों की सुनवाई जो है भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। इसी को लेकर एडवर्ड बिल विवाद सामने आया। फिर एडवर्ड बिल विवाद में ऐसा समाप्त कर दिया गया, फिर से वही व्यवस्था पुरानी लागू कर दी गई। तो महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि की घंटों को सीमित करने, स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया था लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में। आप देखेंगे कि महिलाओं बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करना, स्थानीय शासन के लिए आवश्यक नियम बनाए के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम की बात होगी। आप ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में है। आगे हम बात करें, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, स्थानीय स्वायत्त शासन, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटे तय करना, और ये सब क्या थे, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में घटनाएं घटी, इन्होंने इनमें सुधार किए। हम आगे बात करें अगर, तो क्लाइव की बात है। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन लाए थे और बार एंड हेस्टिंग्स इसको खत्म किए थे। बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा पे लाए थे, विलियम बेंटिंक। मेटकाफ प्रेस पर प्रतिबंध हटाए थे, और कौन लगाए थे आपको कौन, मेटकाफ के से पहले आए थे, तो एक नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का निषेध किए थे। और रिपन ने स्वायत्त शासन की बात की थी, रिपन ने। और लॉर्ड कर्जन की बात है, बंगाल विभाजन उनके शासनकाल में हुआ था। अब बात करें आगे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, और कनिंघम पुरातत्व सर्वेक्षण की वो थे, प्रमुख थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में
कि देखेंगे करजन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों औरंगजेब से की थी, तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले जी के गोखले थे। जी के गोखले इनके गांधी जी के गुरु थे, और गोखले को कहा बोला गया था, चांदी का बख्ता बोला जाता था। हम आगे बात करें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसराय में से सही कालक्रम की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन जो है पहले, फिर लॉर्ड हार्डिंग है, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, और फिर लॉर्ड इरविन के संदर्भ में आप देखते ही क्वेश्चन आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक कर्जन के बाद हार्डिंग आते हैं, हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड आते हैं, क्योंकि चेम्सफोर्ड देखेंगे मांटेगू चेम्सफोर्ड कब है, इसके बाद ही आता है। फिर इरविन आते हैं, फूट डालो राज करो की नीति, लॉर्ड कर्जन की फूट डालो राज करो की नीति की रणनीति अपनाई थी, तो कर्जन ने अपनाई थी, और इसी के तहत उन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया था। आगे हम बात करें, वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लाए थे तो जो थे जॉन मिंटो थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया, और इसमें क्या किया था, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लाए थे। इसमें मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाने की इस्तेमाल की नीति अपनाई गई थी, इसीलिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया। और ये लाए गए थे जो इनके द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। और भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, रीडिंग करते हुए जो यहूदी साहब थे जो रीडिंग करते थे तो लॉर्ड रीडिंग थे। आगे हम बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में, तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी थे, वर्नाकुलर प्रेस लिटिन। ठीक है, इन्होंने ही प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे, लॉर्ड लिटिन। आगे बात करें, एडवर्ड बिल रिपन के कार्यकाल में आता, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, और उनका दमन किया था स्लीमैन ने, रिंग ऑफ फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आप दो जगह देखेंगे, पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट की बात है, वारेन हेस्टिंग्स है, रिंग ऑफ फेस वारेन हेस्टिंग्स है, और ठगी का दमन विलियम बेंटिंग है, एडवर्ड बिल रिपन, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कौन है, लिटन साहब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात है, डलहौजी के समय हुई थी। ब्रिटिश शासन की राजधानी जो थी कलकत्ता, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुई थी। आगे हम बात करें, चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी की। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन थे, और बंगाल का दोहरा शासन क्लाइव के समय आता। सामाजिक सुधार की बात करेंगे तो विलियम बेंटिंग के समय हुई थी। आगे हम बात करें, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। ठीक है, पहला मार्किस, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था, इसे ध्यान से देखिए। तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन आई थी। ठीक है, जो इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल पहला मार्किस थे, तो कॉर्नवालिस के संदर्भ में बोला जाता है। भारत का गवर्नर जनरल अगर बात करें, अब हम भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1800। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन देखेंगे तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रमजे डलहौजी का अर्ल और मैक्सिस है। और भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1858 के अधीन देखेंगे तो गिलबर्ट जॉन और इलियट मेरे और किनमांड मिंटो का अर्ल है। और गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्किबाइड पार्सिबल बेबल और माइकाउट और अर्ल बेबल के संदर्भ में है। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए। आगे हम बात करें तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो देखेंगे हम तो पहला, भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेस। ठीक है, उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेस की संगठक थीं, तो लंदन में
लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के दौरान कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। शब्द इंपीरियल जो है प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द है ब्रिटिश या शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था। भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए हम आगे बात करें अगर तो देखेंगे तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था तो भारी उद्योगों का यहाँ अभाव था। ठीक है, और जो बात करें अगर इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी, और स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। और एक बात करें इसमें जैसे बात की जाती कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से वो लोग क्या करते थे, कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड को, इसलिए यहाँ भारी उद्योगों का हमेशा अभाव रहा। वहां से वो बना बनाया माल भारत में क्या करते थे, जबरदस्ती थोप देते थे, खरीदना पड़ता था या लेना होता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त किया गया था, जमींदारों से संबंधित था स्थायी बंदोबस्त, और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 ईस्वी में। देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। अब हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतियारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेकों जमींदारों से पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आगे बात हुई कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ये बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का एक कारण था। तो अब आगे बात करें कि बंगाल 1885 ईस्वी बंगाल बिहार में क्या हुआ था, भूमि पर किराएदारों को के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो 1885 द्वारा दिया गया था। आगे हम बात करें सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे तो रैयतवाड़ी से संबंध कौन थे, थॉमस मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था बंबई और मद्रास में, या मद्रास और बंबई में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। भारत में देखेंगे अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। हम आगे बात करें ब्रिटिश जो व्यवस्था रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित थी दक्षिणी भारत में, और रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। आगे बात करें असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी जो सही परिभाषा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है और जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। आगे हम बात करें देखें कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। और आगे बात करें निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे तो कौन थे, आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त हैं। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, सर सैयद अहमद खां में से जो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत का में विश्वास नहीं करते थे तो ये सर सैयद अहमद खां, क्योंकि सर सैयद अहमद खां कौन थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, इसलिए वो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। हम आगे बात करें पॉवर्टी
एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, आगे बात करें तो देखेंगे, और दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी, तो वह थी उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने इस बात को क्या किया, अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यही ड्रेन थ्योरी उनकी थी। आगे बात करें तो देखेंगे भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, इसको कार्ल मार्क्स ने विचार किया दिया था ये। आगे बात करें 1857 की क्रांति के संदर्भ में, तो देखेंगे अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हुआ था। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण बोला जाता है, जो 1857 में हुआ था, कि अंग्रेजों का जो है भारतीयों के धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप का उन्हें संदेह हुआ था। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में, और मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर, ठीक है, बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। ये इनके क्या थे, सेनापति या सेनाधिकारी कह सकते हैं, जो इनके सेनापति थे। तो बहादुर शाह ने जो दिया था 1857 के विद्रोह में, जब दोबारा क्या हुए थे, बहादुर शाह को बैठाया गया था इस पे दिल्ली के सिंहासन पे, ठीक है, तो बख्त खान को उन्होंने दिया था साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ठीक है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। और 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना को देखेंगे तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। और 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया है, तो दिल्ली को अधिकृत किया था। आगे हम बात करें तो देखेंगे 1857 की स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली वाराणसी मानी जाती है। वाराणसी ही है, लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। और 1857 में बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है ग्वालियर में। और आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का सामना हीरोज ने किया था। और 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में बढ़ा था, तो बेगम ऑफ अवध, ठीक, उनकी बेगम ने किया था। और क्योंकि 1857 में क्या किया उनको, तो जो अवध के नवाब थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज उनको पकड़ आए थे अंग्रेज अंदर, तो उस समय वो बैठे हुए थे अपने सैन कक्ष में, तो उनको कोई जूते पहनाने वाला नहीं था, इसलिए वो जो है अपने सैन कक्ष से बाहर नहीं निकले। और कहा जाता है अंग्रेजों ने पूछा सब भाग गए तुम क्यों नहीं भागे, तो ऐसा कहा जाता था, उन्होंने बोला कि हमको जो जूते पहनाने वाला था वो भाग गया, तो हम नहीं निकल पाए। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल थी वो। और इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता मौलवी लिकायत अली थे। इलाहाबाद में 1857 की संग्राम का जो नेता था वो मौलवी लियाकत अली खान थे। आगे बात करें तो 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या देखे हुए तो अवध में ही थी। जो सर्वाधिक संख्या में सिपाही भाग लिए थे 1857 में, वो अवध के सिपाहियों ने ली थी। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था, और अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां सलाहकार नाना साहब के थे। ठीक है, और 1857 की विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह खान बहादुर खान तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है, तो नाना साहब कुंवर सिंह तात्या टोपे में से वह है जिसे क्या हुआ, उसके मित्र ने धोखा दिया था। तो ये तात्या टोपे को धोखा दिया था। किसने धोखा दिया था इनको, शायद आई थिंक ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, ग्वालियर के राजा ही ने धोखा दिया था। तो
वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह खान बहादुर खान तात्या टोपे में से वह है जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तात्या टोपे को मारा गया था। और 1857 के क्रांतिकारियों में से वह है जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग को तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और कुंवर सिंह 1857 में, ठीक है, कुंवर सिंह 1857 में के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, संबंध थे बिहार से। कुंवर सिंह कहाँ से? आरा के थे। और पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है। असम की में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? असम में जाओगे तो दीवान मनीराम दत्त थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र था तो जगदीशपुर, यही जगदीशपुर आरा वाला केंद्र था। और जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 में के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो कुंवर सिंह ने किया था। और आगे बात करें तो देखेंगे जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले, ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज तथा जोधपुर की संयुक्त सेना, क्योंकि जोधपुर की जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ थे, तो अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे। ठीक, अहुआ के ठाकुर थे जो कुशल सिंह। आगे बात करें अजमेर, जयपुर, नीमच और अहुआ में से वह स्थान जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था तो जयपुर नहीं था। जयपुर जो है 1857 की केंद्र में नहीं आता था और क्रांति में नहीं आया था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 की क्रांति में संघर्ष किया था तो शहादत खान ने किया था। ठीक है, संघर्ष किया था। ये बाकी लोग बाद में आए। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदाउल्ला शाह, ठीक है, एक तो है मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं तो दूसरे हैं मौलवी इंदादुल्ला और मौलाना फजले खैराबादी हैं तथा नवाब लियाकत अली में से वह जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है। और आगे बात करें 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे तो मिर्जा गालिब थे और सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान आगरा था। और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था तो पहली लड़ाई में आप देखा होगा भगत सिंह ने नहीं लिया था। आगे बात करें तो 1857 की विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला शाह में से संबंध नहीं था तो ऊधम सिंह नहीं थे। ऊधम सिंह काफी बाद में आए थे। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को जाके इंग्लैंड में क्या किया था, ये गए थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। ठीक, तो इन्होंने क्या कि जनरल डायर को वहां गोली मार के हत्या की थी क्योंकि डायर ने जो है जलियांवाला बाग के हत्याकांड से रिलेटेड थे, इसका बदला लेने वो ऊधम सिंह गए हुए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर बाग के सिंधिया थे। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राज ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित वर्ग ने क्या किया, 1857 के विद्रोह की तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित वर्ग जो था 1857 के विद्रोह में तटस्थ था, मतलब। और आगे बात करें तो तटस्थता की नीति अपनाई थी शिक्षित वर्ग ने। खेतियार, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों में से वह जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया, साहूकारों ने नहीं भाग लिया, जमींदारों ने भाग नहीं लिया। ठीक है। अब आगे बात करें झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित चित्तौड़ नहीं था। और बिहार का दानापुर और पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से जो 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है जो मुंगेर था। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे तो बख्त खां दिल्ली से थे। ठीक है। और आप देखेंगे बख्त खां दिल्ली थे, इन्हें पदवी दी थी बहादुर शाह ने। आगे बात करें मौलवी अहमदुल्ला अवध में थे और कुंवर सिंह आरा में थे। नाना साहब कानपुर में थे। नाना साहब को हम मूल नाम देखेंगे तो
पंत बोलते हैं इन्हें, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम पूछा गया है। तो धोधू पंत नाना साहब को बोलते हैं, रामचंद्र पांडुरंग को टाटा टोपे बोलते हैं, और कुंवर सिंह आरा से थे, वक्त खां दिल्ली थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध में थे। और झांसी की बात करें तो झांसी की बात के संदर्भ में आप देखेंगे कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई हैं, लखनऊ बेगम हजरत महल हैं, कानपुर अजीमुल्ला खां थे, और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह थे, ठीक है। फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह हैं, कानपुर के जो थे अजीमुल्ला खां थे। हम आगे बात करें, नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली थे, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, और मनीराम दीवान असम में थे, ठीक है। मनीराम दीवान दत्त जिसे बोलते हैं तो असम थे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और हामिद अली खान दिल्ली, और नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे। 1857 के जो विद्रोह के समय क्रांतिकारियों के नाम है सभी, और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जॉन बेनेट हैरिस थे, ठीक है, जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे जब बैरकपुर में मंगल कांडे की घटना जो घटी थी, ठीक। तो आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे वो जॉन बेनेट हैरिस थे, याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो देखेंगे 1857 में इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्य द्वार बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है मुख्य द्वार आपातकालीन द्वार बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉट पामस्टर्नन थे, जो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉट पामस्टर्नन थे, ठीक है, विस्कॉट पामस्टर्नन, ठीक है, स्टर्न थे। और 1857 का विद्रोह देखेंगे तो आप असफल रहा था किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ठीक। तो ऐसे देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्नन, और इसके बाद इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्य द्वार देखेंगे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। आगे बात करें तो देखें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि आप देखेंगे भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी। प्रायः उनको कोई नियंत्रित या गाइड करने वाला नहीं था, लीडिंग देने वाला नहीं था। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और कहते थे संगठित थे और प्रशिक्षित थे, ठीक है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में देखेंगे 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, ठीक है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में क्या हुआ, सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। और जॉन निकलसन निकल लिए थे, आपको पता है दिल्ली से थे। जॉन नील और मेजर, ठीक है, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस में से वह है ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो जब लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले देखेंगे तो लखनऊ में जो लोग मारे गए थे अंग्रेज अधिकारी, तो जनरल नील मारे गए, फिर मेजर जनरल हैवलॉक मारे गए और हेनरी लॉरेंस जो है मारे गए। निकलसन दिल्ली में थे, याद रखिएगा, इन्हें दिल्ली में इन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो जनरल नील लखनऊ में खोने वाले अपनी जान, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक जो थे हैवी कमल लेके गए थे नाना साहब के पास, तो नाना साहब को इन्होंने ले लिया था कब्जे में, लेकिन लखनऊ आए थे तो इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस इन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया और निकलसन ने दिल्ली में खोया। आगे बात करें तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला में असफल रहा था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, ठीक है। ये है कथन, क्योंकि आप देखेंगे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जनसहयोग नहीं मिला था, ठीक है। और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये कथन सही है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि ऐसा कारण था कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जनसहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत से लोग जो थे जैसे शिक्षित वर्ग था, साहूकार वर्ग था, जमींदार वर्ग था, ठीक, और स्थानीय राजा थे, इन्होंने क्या किया था, सहयोग नहीं दिया था, जनसहयोग नहीं था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक तो क्या
साथ देने में कतरा रहे थे, ये और दोनों सही है और कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने दी थी। ये षड्यंत्र बोला था कि 1857 का एक षड्यंत्र है, तो आउट्रम और टेलर ने बोला था। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोला था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, तो सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को बताया गया है। और भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां थे, ठीक है, वो सर सैयद नहीं है, ये सैयद अहमद खां थे, याद रखिएगा। और तो 3 लोग हो गए। षड्यंत्र की बात है, आउट्रम और टेलर ने बोला है। 1857 की विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई तो बी.डी. सावरकर ने बोला था। और स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। और 1857 के विप्लव जो भारतीय भाषा में लिखे था, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां थे, तथाकथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो देखेंगे कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजूमदार ने कहा है। और 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था या बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की थी। और ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया ने क्या किया था, 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, ये बात बोली थी। और दोबारा गोद लेने की बात की थी। और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 की बात की थी। का उद्देश्य था क्या, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना था। तो आप देखेंगे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ठीक है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा था। ठीक है, आगे हम बात करें पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजों के नव संगठन के बाद में पील आयोग गठन किया गया। पील आयोग ने इस पे रिपोर्ट दी कि जो है हमको यहाँ पे भारतीय सैनिकों की संख्या कम और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या ज्यादा, शायद अनुपात में रख दिया था, जो 1:10 का अनुपात ऐसा था, 10:1 के अनुपात में कुछ ऐसे थे, हमें रेशियो नहीं पता है। और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया। ठीक है, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से इन्होंने 1857 में ब्रिटिश सरकार ने फिर इन सिपाहियों का चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा थे, सिख थे और पंजाबी थे। आगे हम बात करें पंजाबी जो पंजाबी रेजिमेंट थी वहां से इन्होंने लिया। आगे हम बात करें अन्य जन आंदोलन की बात तो देखेंगे 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था। तो नील उपद्रव के संदर्भ में नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र हैं। वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ का जो उपन्यास है, ठीक है, आनंद मठ लिखा था और वह विद्रोह, ठीक है, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया था। तो सन्यासी विद्रोह है तो आनंद मठ लिखा था इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मुंगेर के बरियाह ताल का विरोध का उद्देश्य था, ठीक है, मुंगेर में एक बरियाह ताल था, उसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग के संदर्भ में मुंगेर के बरियाह ताल के विरोध का उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन की मुख्य घटना थी। आप देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में दौरान
वहाबी आंदोलन की मुख्य केंद्र था, तो पटना को माना गया। हम आगे बात करें तो देखेंगे कूका आंदोलन संगठित हुआ था गुरु राम सिंह के संदर्भ में। कूका आंदोलन है और ये पंजाब से रिलेटेड है। और पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था, तो पागलपंथी तो गारो के समय गारो का था और पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने, ठीक है। और फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे और फराजी थे हाजी शरीफुल हाजी। आप देखेंगे फराजी कौन थे, तो हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे ये फराजी। जो दादी मियाँ थे वो थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। बेलूथम्पी ने क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो केरल में किया था बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व। महाराष्ट्र में रमौसी कृषक स्थापित किया था वासु बलवंत फड़के द्वारा, रमौसी कृषक तो था। और रमौसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट के संदर्भ में। रमौसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था तो वेस्टर्न घाट में हुआ था। आगे बात करें, गड़करी थे विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर थे। और जो गड़करी लोग थे एक थे मराठा साम्राज्य में क्या थे, जो इनके महलों के जो रक्षक थे उनको बोला गया था, या इनके जो सिपाही थे इनको बाद में जब मराठा राज्य के धीरे धीरे खत्म हुआ और जो गड़करी विद्रोह थे कोल्हापुर ये लोग विद्रोह करने लगे, तो गड़करी विद्रोह का केंद्र आप देखेंगे कोल्हापुर में था। मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खून में होता है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति खून थी। और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था कोल विद्रोह। आगे बात करें तो देखेंगे बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। और छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू और भैरव चांद ने किया था। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो मेजर बारो ने हराया था, ठीक है। जो संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया तो मेजर बारो को हराया था। और भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह में से वह विद्रोह जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह घटित हुआ। मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए जो है लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। और उलगुल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था और मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे, ठीक है। उलगुल विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से और उलगुल विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। और मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को माना जाता है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, ठीक है, धरती आबा कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। उलगुल विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से, याद रखिएगा ये उलगुल विद्रोह बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा, ठीक है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आदिवासी नेता जगत बाबा या धरती बाबा या जगत पिता बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था, ठीक है। आगे बात करें, जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। जनजाति लोगों के संबंध में देखेंगे तो आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। और भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया कराए हैं तो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण था, ठीक है। जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया कराए थे तो जनजातीय समुदाय की जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का जो विदारण था। और हौज विद्रोह देखेंगे 1820-21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन आप याद रखिएगा। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता सुरेंद्र भाई थे। जो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह थे तो संबलपुर बिहार रीजन में आता है। और देखेंगे
संबलपुर बापू आप देखिएगा तो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही का नेता सुरेंद्र शाही हैं और नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे, सिपाही विद्रोह का कार्यक्रम देखेंगे तो संथाल विद्रोह सबसे पहले है, फिर सिपाही विद्रोह होता है, फिर नील विद्रोह होता है, फिर दक्कन के दंगे होते हैं। आप देखेंगे मोपाला विद्रोह केरल से है, पावना विद्रोह बंगाल से है, ठीक है, और एका अवध से है, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से है। उस समय बिरसा मुंडा बिहार झारखंड का रीजन हुआ करता था, तो बिरसा मुंडा बिहार से है, एका अवध का है, पावना बंगाल का है, मोपाला केरल का है, ठीक है। अगर सही क्रम का सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ, फिर सिपाही विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, फिर दक्कन के दंगे हुए। ये आए हुए प्रश्नों का सही क्रम है। ऐसे बीच में बहुत सारे विद्रोह होंगे, हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आगे बात करें तो 1921 में मोपाला विद्रोह हुआ था, तो केरल में हुआ था। आगे बात करें तो बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ है, और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, और बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। तो बैरकपुर जाएंगे तो बैरकपुर नवंबर 1824 देखेंगे, ठीक है। बहरामपुर विद्रोह देखेंगे तो फरवरी 1857 में देखेंगे, और आप जाएंगे जब संथाल विद्रोह तो 1855-56 में, और बेल्लोर विद्रोह देखेंगे तो जुलाई 1806 में देखेंगे, और कूका आंदोलन विद्रोह कहेंगे या कूका विद्रोह कहेंगे तो कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, और कोली विद्रोह देखेंगे तो महाराष्ट्र में हुआ था। चुआर पश्चिम बंगाल में है, और कूकी त्रिपुरा में है। देखिए कोली महाराष्ट्र, कूकी जो है त्रिपुरा में है, चुआर पश्चिम बंगाल में है, और कोली महाराष्ट्र में। कूका कोली कूकी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो कूका पंजाब गए, कोली महाराष्ट्र के हैं, चुआर पश्चिम बंगाल के हैं, और कूकी त्रिपुरा का है, ठीक है। और अहोम गोमधर कुंवर हैं, और ताना भगत जतरा भगत से संबंधित है, ठीक है। ताना भगत, जतरा भगत, अहोम गोमधर कुंवर के संदर्भ में, विद्रोह के संदर्भ में जुड़े हुए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो जतरा उरांव ने किया था, 1914 में किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी जोड़ा नांग थे, ठीक है। महात्मा गांधी एवं विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी तो जोड़ा नांग थे। आगे बात करें, इस तरीके से हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट कंप्लीट किया। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।